नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये जो क्यूआर दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे एक जो हिंदू इकोसिस्टम हम बना रहे हैं उसको गति मिल सके। यूनुस मियाँ की डिबरी कैसे टाइट हुई, उसके अब लक्षण सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिम्स्टेक में यूनुस मियाँ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, वार्तालाप हुई थी और उस वार्तालाप का अब जो इफ़ेक्ट है वो दिखने लगा है। क्योंकि वार्तालाप में अभी एक बात सामने आई कि जो फॉरेन सेक्रेटरी तथाकथित जो एडवाइज़र है, फॉरेन एडवाइज़र पाकिस्तान की अंतरिम सरकार का, उसने कहा कि साहब कि हमने जो है वो भारत से मिलकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बारे में प्रश्न उठाया था, तो भारत ने तो ना कहा और ना हाँ कहा। अब आप ये समझ लीजिए कि इसके कहने का क्या अर्थ है कि भारत हाँ कैसे कह देगा आपको कि भारत ने ना भी नहीं कहा, तो भारत ना भी क्यों कहेगा? भारत को तो जो करना है वो करेगा। उन्होंने भारत ने आपकी बात सुन ली, एक कान से सुन ली, दूसरे से निकाल दी। अब आप उसका जो भी अर्थ निकालें वो निकालें। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद बताते हैं कि एक अलग से मीटिंग हुई अजीत डोवाल जी की, बांग्लादेश के डेलीगेशन से, जो उनके काउंटर पार्ट बांग्लादेश के हैं उनके साथ में अजीत डोवाल जी की मीटिंग हुई। उस अजीत डोवाल जी ने उनको बहुत सारी बातें बता दी, रेड लाइंस वहाँ पर ड्रॉ करके बता दी कि मियाँ सुनो कि ये जो तुम उछल कूद कर रहे हो ना कि तुम चीन को बुलाओगे और लाल मुनीरहाट में एयर बेस बनवाओगे और यहाँ चिकन नेक पे यहाँ पे चाइना की फोर्स जो है वो नीचे लगवाओगे, जिससे एक तरफ डोकलाम में और दूसरी तरफ वो दोनों तरफ से चाइना स्क्वीज़ कर सके इसको, तो ये समझ लो कि ज़्यादा चिकन नेक किया तो ये चिकन नेक चिकन चेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो चिकन लेग है वो चला जाएगा। आप चिकन लेग जानते हैं ना, वो पूरा जो चटकॉन्ग का एरिया है जो एक टांग की तरह नीचे लटका हुआ है, वो चिकन लेग है। और उस चिकन लेग को अलग करने में भारत को बताते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि आधा घंटा लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब 45 मिनट 1 घंटा तो लग जाएगा। इतना टाइम ही लगना है, क्योंकि उसका टोटल जो लेंथ है जो काटनी है भारत को वो भी कोई 20-25 किलोमीटर ही है। और भारत ने एक काम और भी किया, बताते हैं कि साहब कि S-400 की पूरी की पूरी जो एक रेजिमेंट है S-400 की, S-400 आप जानते हैं, S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने रूस से ख़रीदा है। उसको यही आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक एरिया कहते हैं, उसमें डिप्लॉय कर दिया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बांग्लादेश कुछ समझे या ना समझे, क्योंकि ये जो S-400 यहाँ चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो चीन के लिए हुआ है। और चीन को ये बताया जा रहा है कि भाई को कहीं तुम कोई गलत संदेश मत ले लेना यूनुस मियाँ की जो छू है उससे, क्योंकि अब यहाँ पर S-400 को डिप्लॉय कर दिया गया है। रफ़ाल तो वैसे भी चिकन नेक में पहले से ही है, जो हासीमारा बेस है वहाँ पर रफ़ाल पूरा का पूरा जो बेस है, आधे रफ़ाल वहाँ रहते हैं हासीमारा में, और जो बाकी आधे रफ़ाल हैं वो अम्बाला में रहते हैं। एक एक स्क्वाड्रन आपको हासीमारा, जो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, कूच बिहार ज़िले में, और आधा आपके जो एक स्क्वाड्रन है वो 18 रफ़ाल का वो अम्बाला में। तो इस तरह से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, S-400 डिप्लॉयड है वहाँ पर। पूरी जो कोर जो है वो वहाँ पर हेडक्वार्टर है उसी एरिया में। अब कोर हेडक्वार्टर भी है, ऑपरेशन आपका दुष्ट दमन हो चुका है, और ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी दिन शॉर्ट नोटिस पे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन से, जिसको हम कहते हैं ना कि कोल्ड स्टार्ट पोजीशन से, उसी कोल्ड स्टार्ट पोजीशन से 1 दिन से 1.5 दिन में ये जो चिकन चेस्ट वाला जो कार्यक्रम है वो भी हो सकता है। 1 से 1.5 दिन में, इससे अधिक टाइम नहीं लगेगा। और उसके लिए भारत को ना तो किसी की छुट्टी कैंसिल करनी है,
ना भारत को कहीं से बाहर से कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करना है, ना भारत को कोई और विशेष एयर शील्ड लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। सारा का सारा डिप्लॉयमेंट और सारी की सारी जो व्यवस्था है वहाँ उपलब्ध है। इसके बाद एक और जो है वो लक्षण सामने आ गया। वो लक्षण सामने ये आ गया कि भाई पहले तो ट्रंप बाबू ने 37% टैरिफ लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर। अब ये 37% टैरिफ जो है वो आप देखिए कि बांग्लादेश को प्रेफरेंशियल गुड्स के हिसाब से, बांग्लादेश बीइंग अ लो इनकम कंट्री मानते हुए उनकी गुड्स को प्रेफरेंस मिलता था, यानी 0% टैरिफ पे उनकी गुड्स जाया करती थी। उसके ऊपर 37% टैरिफ लग गया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल का जो मेन इन्वेस्टर वहाँ पे थे वो भारतीय ही थे। यानी आप ये देखिए कि भारत की आपके जो रेमंड्स जैसा जो ब्रांड है वो बांग्लादेश में प्रोडक्शन करता था, और भी कई फेमस ब्रांड्स जो हैं आपके भारत के वो बांग्लादेश से प्रोडक्शन करते थे। और इसलिए करते थे कि उनको लेबर में बहुत फ़ायदा होता था, लेबर चीप भी था और लेबर के कोई पंगे भी नहीं थे, कोई लेबर बेनिफिट्स भी नहीं देनी पड़ती थी। तो हर तरह से एक फ़ायदे का सौदा था। तो भारत के बहुत सारा एक समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन वहाँ हो रहा था, वो सारा का सारा शिफ्ट होकर भारत में आ गया। अब ये 37% जो लग गया, उससे जो थोड़ा बहुत जो बचा भी था वो भी खलास हो रहा। उसके बाद जो भी कुछ बचा है, तो भारत ने इनके जो राइट्स थे, ट्रांसशिपमेंट राइट्स, वो ट्रांसशिपमेंट राइट्स समाप्त कर दिए। ट्रांसशिपमेंट राइट का मतलब ये है कि भाई जो बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतना शिपिंग फैसिलिटी तो थी नहीं, तो बांग्लादेश से छोटे छोटे जहाज़ जो थे वो भारत के जो बड़े बड़े पोर्ट्स है वहाँ पे आकर अपना सामान यहाँ अनलोड करते थे, जो कि भारत के और जो बड़े जहाज़ जाते हैं यूरोप वगैरह में उसमें लद के फिर चले जाया करते थे। तो भारत ने उनको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रखी थी, पोर्ट्स पर भी और लैंड बॉर्डर से भी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रखी थी। यानी कि लैंड बॉर्डर से वो डायरेक्ट पारादीप कलकत्ता से भेज सकते थे, आप मरीन रूट से तो भेज ही सकते थे, लैंड बॉर्डर से डायरेक्ट भेज सकते थे कि साहब आप पारादीप पोर्ट भेज दो या आप कलकत्ता पोर्ट भेज दो, हल्दिया भेज दो, और यहाँ से सीधे फिर लद के जो बड़े जहाज़ यहाँ से जाया करते थे उनमें वो चला जाता था सामान। उसके अलावा लैंड ये राइट्स इनको दे रखे थे कि आप सीधे आपको नेपाल भेजना है तो नेपाल भी जो भारत के जो लैंड पोर्ट्स थे, लैंड पोर्ट के माध्यम से आप नेपाल अपना सामान भेज दीजिए, आप भूटान अपना सामान भेज दीजिए, और आप म्यांमार भी अपना सामान भेज सकते थे। क्योंकि म्यांमार सामान वैसे उनका जा नहीं पा रहा था, म्यांमार साथ उनका वैसे तो सीमा लगती है 271 किलोमीटर, लेकिन वो सीमा जो थी समस्याग्रस्त थी, वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ से ओवरलैंड जा नहीं सकता था। तो वो मिज़ोरम के माध्यम से चिन स्टेट होते हुए वहाँ से ट्रांसशिपमेंट राइट्स भी दे रखे थे। ये सारा बंद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आज ही हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि साहब कि नहीं उन्होंने ना कहा और ना ही उन्होंने ना कहा, अब आप ये देख लीजिए कि मात्र हसीना के प्रत्यर्पण का केवल उन्होंने सवाल उठाया और उस सवाल का क्या जवाब मिला, पूरी तरह से भारत ने बांग्लादेश को अपने एक्शन से, बोला कुछ नहीं, बोलने का काम बांग्लादेश का है। ये बांग्लादेश के यूनिस जैसा कोई मूर्ख ही कह सकता है कि साहब कि आप आइए, हम गार्जियन पोर्ट है, हम गार्जियन हैं बे ऑफ बंगाल के, और उस गार्जियन के पास इतनी औकात नहीं है कि अपना एक्सपोर्ट एक अपने शिप में भर के और अमेरिका भेज सके। इतनी गुड्स नहीं होती उसके पास, उसको लैंड बॉर्डर से या छोटे छोटे शिप से उसको भेजना पड़ता है भारत के बंदरगाह, फिर भारत के बंदरगाहों से वो बाकी और सारे सामान के साथ में वो जाता है अमेरिका या यूरोप या अन्य देशों को। तो भाई जिस किसी को ये लग रहा था कि बिम्स्टेक में क्या हुआ
तो भाई बिम्स्टेक में क्या हुआ, उसके लक्षण अब सामने आ गए हैं। ये साफ दिख रहा है कि बिम्स्टेक में क्या हुआ। बिम्स्टेक में रेड लाइंस बता दी गई बांग्लादेश को, और उसको समय सीमा दे दी गई, और समय सीमा में कुछ बातें उनको तुरंत करनी थी। ख़ासतौर से जो टेररिस्ट को छोड़ा था, उनको टेररिस्ट को और माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध जो हमले हो रहे थे उनको उन्हें तुरंत दुरुस्त करना था। अब तुरंत वो नहीं कर पाए भाई, 5 दिन हो गए। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और 5 दिन हो गए। अब 5 दिन में अगर नहीं कर पाए आप, तो भारत ने एक्शन करके बता दिया कि अब आपके साथ ये होने वाला है, यानी कि बांग्लादेश की जहाँ तक इकॉनमी और जहाँ तक एक्सपोर्ट का प्रश्न है वो पूरी तरह से समाप्त। और भारत ने ये भी दिखा दिया कि वो S-400 और अन्य अपनी जो डिप्लॉयमेंट के चिकन नेक में करके बांग्लादेश के साथ क्या करने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।